नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 23 उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि इससे पहले जारी की गई अपनी 5 लिस्टों में कांग्रेस राजस्थान की 200 सदस्यीय विधानसभा सीटों पर अब तक 154 उम्मीदवार उतार चुकी है और अब इस छठी लिस्ट के आने के बाद कांग्रेस द्वारा मैदान में उतारे गए उम्मीदवारों की कुल संख्या 177 हो गई है। वहीं इस लिस्ट में जो गौर करने वाली बात रही वो ये है कि इसमें हवा महल सीट से विधायक और कैबिनेट मंत्री महेश जोशी का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह पर पार्टी ने आर तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा भरतपुर सीट को कांग्रेस ने अपने इंडिया अलायंस के सहयोगी दल आरएलडी के लिए छोड़ा है। भारत कनाडा में चल रहे गतिरोध के बीच कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने एक बार फिर नई दिल्ली के रुख को दोहराया है। उन्होंने शुक्रवार को कनाडाई मंच द ग्लोब एंड मेल के साथ एक इंटरव्यू के दौरान ओटावा से खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के संबंध में अपने आरोप का समर्थन करने वाले सबूत जारी करने का आग्रह किया। गौरतलब है कि कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने जून में निज्जर की हत्या के मामले में भारतीय एजेंट्स के शामिल होने का आरोप लगाया था। हालांकि भारत ने इन आरोपों को बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया था। वहीं अब वर्मा ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि निज्जर की हत्या में भारत की कथित संलिप्तता के बारे में कनाडा या उसके सहयोगियों द्वारा भारत को ठोस सबूत नहीं दिखाए गए। इस मामले में हमें जांच में सहायता के लिए कोई विशेष या प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। उन्होंने आगे कहा कि मामले में कनाडाई पुलिस द्वारा की जा रही जांच को पीएम ट्रूडो के सार्वजनिक बयानों से नुकसान पहुंचा है। वर्मा ने पूछा कि सबूत कहां हैं, जांच का निष्कर्ष कहां है। उन्होंने कहा कि अब जांच पहले ही दागदार हो चुकी है। विनाशकारी भूकंप का सामना कर रहे नेपाल में आज रविवार सुबह एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज रविवार को आए भूकंप की तीव्रता 3.3 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक यह भूकंप आज रविवार सुबह 4:38 पर आया, जिसका केंद्र काठमांडू से 169 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था। वहीं इससे पहले शुक्रवार देर रात भी नेपाल में 6.4 की तीव्रता का भूकंप आया था और कल शनिवार दोपहर को भी 3.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। बता दें कि शुक्रवार को आए भूकंप में अब तक 157 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 375 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इजराइल और गजा में जारी युद्ध के बीच हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि शनिवार देर रात इजराइल द्वारा मध्य गजा में एक शरणार्थी शिविर पर की गई बमबारी में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल कुद्रा ने एक बयान में कहा कि मध्य गजा पट्टी में अल मगादी शिविर में कब्जे के कारण हुए नरसंहार में 30 से अधिक लोग मारे गए। हमास ने टेलीग्राम पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि इजराइल ने नागरिकों के घरों पर सीधे बमबारी की थी। इसके अलावा हमास द्वारा नियंत्रित गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजरायली हमलों और तेज होते जमीनी अभियान में 9,480 से अधिक गजावासी मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। केरल के कोच्चि में नौसेना का एक हेलीकॉप्टर चेतक मेंटेनेंस के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हादसा आईएनएस गरुड़ के रनवे पर हुआ और इस हादसे में ग्राउंड क्रू मेंबर की मौत हो गई। हादसे को लेकर जानकारी देते हुए भारतीय नौसेना ने एक्स पर लिखा कि आईएनएस गरुड़ कोच्चि में रखरखाव जांच के दौरान आज एक चेतक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक ग्राउंड क्रू की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख एस सोमनाथ ने अपने द्वारा लिखी गई अपनी आत्मकथा को प्रकाशित करने का फैसला फिलहाल के लिए टाल दिया है। ऐसा करने के पीछे वजह बताई जा रही है कि उन्होंने अपनी किताब में कई ऐसी बातें लिखी हैं जिसमें इसरो के पूर्व चीफ के सिवन की आलोचना की गई है। अब ऐसे में इस मामले पर विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने अपनी आत्मकथा के प्रकाशन को टालने का फैसला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बारे में बात करते हुए एस सोमनाथ ने कहा कि किसी संगठन के शीर्ष पद तक पहुंचने की यात्रा में हर व्यक्ति को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि एक ही अहम पद के लिए कई व्यक्ति पात्र हो सकते हैं। मैंने बस उस बिंदु को ही सामने लाने की कोशिश की। मैंने इस संबंध में किसी भी व्यक्ति विशेष को निशाना नहीं बनाया। खबरों के मुताबिक एस सोमनाथ ने अपने जीवन पर आधारित किताब में इसरो के पूर्व प्रमुख पर यह आरोप लगाया है कि सिवन ने उनके इसरो प्रमुख बनने में बाधा डाली थी। वह नहीं चाहते थे कि सोमनाथ इसरो प्रमुख बने।
राजधानी दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन का कहर जारी है। दिल्ली की हवा लगातार गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के द्वारका में AQI 486 तो वहीं IGI एयरपोर्ट पर 480 दर्ज किया गया। इसके अलावा आयानगर और जहांगीरपुरी में AQI 464 दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि 400 से 500 के बीच AQI के लेवल का होना गंभीर श्रेणी में माना जाता है। गौरतलब है कि दिल्ली में सर्दियों का मौसम हमेशा ही अपने साथ पोल्यूशन का कहर लेकर आता है, जो कि राजधानी की हवा में जहर घोलने का काम करता है। और सिर्फ पोल्यूशन ही नहीं, इसके साथ धुंध भी लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। ऐसे में स्थिति के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट पर है और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट ने राजधानी में ग्रैब 3 के प्रतिबंध लगाए हुए हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कल शनिवार 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के स्मॉग टावर के संबंध में एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा है कि कनॉट प्लेस में स्थित एक बड़े स्मॉग टावर के संचालन को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अध्यक्ष अश्विनी कुमार द्वारा मनमाने ढंग से रोका गया है। इस कारण से गोपाल राय ने पत्र में आगे अश्विनी कुमार को निलंबित किए जाने की मांग की है। मिजोरम और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज रविवार 5 नवंबर को चुनाव प्रचार करने का आखिरी दिन है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बता दें कि इन दोनों ही राज्यों में 7 नवंबर को वोटिंग होगी। हालांकि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोटिंग होगी। वहीं वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज रविवार को चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का 37वां मुकाबला आज रविवार 5 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी। आपको बता दें कि इस बार के मुकाबले में दोनों ही देश की टीमें सबसे मजबूत टीमें बनकर सामने आई हैं। जहां भारतीय टीम 7 मैचों में से अब तक एक भी मैच नहीं हारी है, तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम ने 7 में से कुल 6 मुकाबले जीते हैं। अब ऐसे में दोनों ही टीमों के बीच आज का यह मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।